जूही ने सोचा, जिंदगी को एक नए ढंग से जीना है, केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार और दूसरों के लिए जीना है। ठीक वैसे ही जीवन को नए ढंग से जीते जी जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदला। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच ने उसमें जीने का उत्साह और ऊर्जा भर दिया। अतीत के दुखद पलों को भूलकर वर्तमान के सुखद क्षणों को भरपूर जीने लगी। अब ऑफिस के बाद अधिकतर समय अपने परिवार को देती है और कभी फुर्सत मिलती है तो स्कूलों में जाकर मोटिवेशनल टॉक देना शुरू कर दिया। हर कार्य में सिस्टर मेरी ने उसकी बहुत सहायता की। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और नैतिक मूल्य के विषय में विस्तार से बच्चों को बताती और समझाती। जीवन में प्रगति करने के लिए आवश्यक नहीं है कि नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया जाए। इस बात से बच्चों को अवगत कराती। आज़ादी और उच्छृंखलता में कितना बारीक फर्क है, खुद ने जीवन में अनुभव किया, इसीलिए इस बात को बच्चों को विस्तार से समझाती। सिस्टर मेरी के माध्यम से ही दूसरे स्कूल वालों को पता चला कि जूही एक बहुत ही सकारात्मक मोटिवेशनल टॉक देने वाली लेडी है। बहुत अच्छा बोलती है, आवाज में एक कशिश है। अगर कई बार लोगों को विषय पसंद भी नहीं आता तो भी आवाज को सुनकर रुक जाते हैं। देखते ही देखते अपनी व्यस्तता में कई वर्ष बीत गए। जूही ने पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। लेखा का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, इसीलिए सिस्टर मैरी भी उससे बहुत खुश है। सिस्टर मैरी तो कई बार लोगों से कहती है, मैं जूही की बड़ी फैन हूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। एक सिंगल मॉम होने की पूरी ड्यूटी उसने निभाई। वर्किंग होने के बाद भी अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखा। रियली मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैंने ही उसे ऑफर दिया है कि मेरे स्कूल में मोटिवेशनल टॉक दे, ताकि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। धीरे धीरे वो इतनी फेमस हो गई कि दूसरे स्कूल वाले भी उसे टॉक देने के लिए बुलाने लगे। आजकल तो वो पूरे हिंदुस्तान में ही काफ़ी लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है। कहीं से भी कभी भी बुलावा आता है तो कभी किसी को मना नहीं करती। उसे अपने ऑफिस से भी सहयोग मिलता है। कई बार तो ऑफिस में जाकर या कंपनी में जाकर वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए टॉक देती है। ऑफिस के एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स उसे बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं ना कि अपना सम्मान खुद करो तो दुनिया तुम्हें सम्मान देगी, अन्यथा नहीं। जूही पर यह बात बिल्कुल लागू होती है। लेखा अब क्लास 8th की स्टूडेंट है। इस बार उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। क्लास में टॉप तो नहीं किया, मगर टॉप 5 में उसका नंबर है। सिस्टर मेरी बहुत खुश है लेखा के परफॉर्मेंस से। जूही अब सिस्टर मेरी से मिलने गई तो उसने एक ऑफर दिया, तुम्हारे लिए बहुत गुड न्यूज है जूही। गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज है सिस्टर? जूही ने आश्चर्य से पूछा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से तुम्हारे लिए इनविटेशन आया है। एक मोटिवेशनल टॉक देना है कल। कल जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जूही ने लगभग उछलते हुए कहा। ग्रेट न्यूज सिस्टर मेरी, मेरा स्कूल बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई है उस स्कूल से। दोबारा उस स्कूल में जाने की दिली इच्छा है मेरी। फिर से मैं उस स्कूल को एक बार देखना चाहती हूँ। आज मैं कंपनी की ओनर मिस उर्वशी से बात कर लूँगी। वो तो तुम्हें कभी रोकती नहीं है, तुमने बताया था। तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, बहुत बड़े दिल की है, मगर मुझे भी तो कंपनी का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जीएम हूँ तो जिम्मेदारी भी बहुत है। कल कब तक जाना है मुझे सिस्टर? कल उस स्कूल में पेरेंट्स मीट 10 बजे से रखा है, उसके बाद 12 बजे से टॉक रखा है। तुम ऑफिस में जाकर अपनी उर्वशी से मिलकर ऑफिस से निकल जाना। हाँ, कल ऐसा ही करूँगी मैं। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में प्रेजेंट प्रिंसिपल कौन है? जूही ने पूछा। प्रिंसिपल है फादर अल्बर्ट मैथ्यू, बहुत ही अच्छे इंसान है। वेरी पॉजिटिव एंड हाईली एजुकेटेड। मैं कई बार मिल चुकी हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिज पर्सनैलिटी, ही इज रियल सेंट। बातों में मिठास और व्यक्तित्व में बहुत सादगी है। तुम मिलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था। तुम्हारे बारे में किसी से सुना है, इसीलिए अपने स्कूल से एक टॉक स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए रखा है। पहले जाकर उनसे मिलना, सब तुम्हें बता देंगे। आप नहीं आएंगी सिस्टर? ज़रूर आऊँगी मैं। सेम शहर में तुम्हारा टॉक है, फिर मैं कैसे नहीं आऊँगी। तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी बातों में इतनी कशिश है कि सब लोग खींचे चले आते हैं। मैं भी वैसे ही आ जाऊँगा। सिस्टर मैरी मुस्कुराने लगी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आप इतनी तारीफ़ कर रही है। जो सच्चा है उनको तो तारीफ़ मिलनी ही चाहिए। इस बार मैं तुम्हारी बेटी के रिजल्ट से भी बहुत खुश हूँ। वंस अगेन थैंक्स सिस्टर। अब मुझे चलना चाहिए। लेखा को घर छोड़ना है, फिर ऑफिस के लिए निकलना है। कल निकलने से पहले मैं एक बार आपको कॉल कर लूँगी, ठीक है? गुड विशेस। सिस्टर मैरी ने एक मुस्कान बिखेर दी तो जूही भी स्माइल देते हुए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर जब जूही ने उर्वशी से
सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के टॉप के बारे में कहा तो उर्वशी तो बिल्कुल उत्साही हो गई। सचमुच, यू आर ग्रेट माय डियर। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल तो दिल्ली का बहुत माना हुआ स्कूल है। वहाँ के प्रिंसिपल को मैं भी जानती हूँ क्योंकि उनके स्कूल का एक बार इंटीरियर डेकोरेशन का काम मैंने संभाला था। ही इज़ वेरी जेंटलमैन एंड ए ग्रेट सेंट। यू आर वेरी लकी। तुम्हें वहाँ पर टॉक देने का मौका मिल रहा है। मैं भी आऊँगी टॉक में। मैं रोक नहीं सकती अपने आप को। तुम्हारी टॉक में वो खिंचाव है जो अच्छे अच्छे लोगों को खींच लेता है। वैसे हमारा बेटे निर्भय भी तो उसी स्कूल का स्टूडेंट है। उर्वशी की बात सुनकर जूही सोचने लगी, अगर निर्भय उसी स्कूल में है फिर तो आदित्य जरूर आएगा। आदित्य से फिर मुलाकात वो मैं नहीं चाहती। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। इतना भी क्या सोचना। तुम क्या सोच रही हो जूही निर्भय के बारे में सुनकर? आदित्य के बारे में सोच रही हो? आदित्य जब सुन लेगा कि तुम कितना अच्छा टोक देती हो तो जरूर समझेगा कि उसने एक हीरा खोया। उसे जरूर अब अफसोस होगा। तुम थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रही हो उर्वशी? मैं ऐसे भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बस अपने मन में जो बातें आती है, जो मुझे समझ आता है, मैं कह देती हूँ। मैं बन गई मोटिवेशनल। आदित्य को क्या सोचे क्या नहीं सोचे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं कल ऑफिस आकर फिर ऑफिस से ही निकलूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकती हो उर्वशी। दोनों मिलकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मुझे जाकर प्रिंसिपल से ही मिलना है, ऐसा मुझे कहा है सिस्टर मैरी ने। तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, सीधा घर से आराम से निकलना। तुम्हारा असिस्टेंट सब कुछ संभाल लेगा और मेरे साथ प्रिंसिपल से मिलने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें देखते ही तुम्हारा मोस्ट वेलकम करेंगे प्रिंसिपल। तुम देखना, मिलकर ही इज वेरी पोलाइट एंड जेंटलमैन। मैं बाद में आ जाऊंगी आराम से राघवेंद्र के साथ। राघवेंद्र को भी तुम्हारा टॉक सुनना है। निर्भय से भी मैं एक बार मिल लूंगी। उसी के बीच उदासी से एक पतली सी रेखा दिखाई दी उर्वशी के चेहरे पर निर्भय की बात याद करके। राघवेंद्र जी को भी बता दिया टॉक के बारे में। तुम एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो यही बताया, इसीलिए सुनने की इच्छा जाहिर की। और सुनना भी चाहिए, रियली लोग मोटिवेट होते हैं। अच्छा बाबा, मान गई। मुस्कान बिखेर कर जूही ने कहा। स्कूल के प्रिंसिपल फादर अल्बर्ट मैथ्यू ने मिलकर आज जूही को एक और बात सीखने को मिली। प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ बातों में कैसी सादगी रखी जाती है। ऐसे इंसान से मिलकर बुरी सोच वाले भी थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और अपनी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे। फादर अल्बर्ट मैथ्यू भी जूही से मिलकर उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उसने तो जूही के सामने ही कह दिया, यू आर स्मार्ट, यू हैव अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड वेरी इम्प्रेसिव वॉइस। यू आर फेमस बट यू आर डाउन टू अर्थ। आई रियली रिस्पेक्ट यू। सम्मान कोई थाली में परोस कर देता नहीं है, कमाना पड़ता है। आपने अपनी मेहनत के बलबूते अपना सम्मान कमाया है। सभी लेडीज को ऐसा ही होना चाहिए। फ्यूचर जनरेशन की ऐसी छवि मैं देखना चाहता हूँ। एक मुस्कुराहट बिखेर दिया फादर ने। यू हैव ए ग्रेट पर्सनैलिटी, यू आर रियल सेंट। आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच सर। जूही ने रिस्पेक्टफुली कहा। थैंक यू मिस जूही, आप बड़े दिल की भी हो इसीलिए इतनी तारीफ कर रही हो। मिस्टर मैरी ने मुझे आपके बारे में बताया है। यू आर ए सिंगल मॉम एंड यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। अपने जॉब के साथ साथ अपने पेरेंट्स और अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट देती है, ऐसा कहा मिस्टर मैरी ने। आपकी बेटी की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात ये कि यू आर वेरी पॉजिटिव। आपके व्यक्तित्व से वो बात झलकती है। आज आपका टॉक सुनेंगे, आपकी वॉइस भी अट्रैक्टिव है। यू आर ग्रेट फादर। मैं कैसे आपको थैंक्स कहूँ? नो नो, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 11:30 बज रहे हैं, 12 बजे आपका टॉक है। आप तैयार होना चाहते हैं तो तैयार हो लीजिए। आपके लिए रूम तैयार है, रूम में बैठ जाइए। फिर फादर से कॉल बेल बजा दिया तो एक लड़का आया। उस लड़के ने कहा, मोहन इनको अपना कमरा दिखा दीजिए। यस फादर, आए ये मैम मेरे साथ। मोहन के साथ जूही अपने कमरे में चली गई। जैसे ही जूही स्टेज में आई तो तालियों की गड़गड़ाहट से सबसे उसका स्वागत किया। तालियों की आवाज़ से वातावरण गुंजित हो उठा। इतनी भीड़ देखकर जूही भी बहुत प्रभावित है। जूही ने एक बार नज़र दौड़ाकर देखा तो उसे समझ आया कि शहर के बड़े बड़े लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। सबकी वेशभूषा से ये बात पता चल रही थी। जूही की नज़र जाकर जिस पर ठहरी वो कोई और नहीं आदित्य है। वो मन ही मन सोचने लगी, इसका अर्थ है कि आदित्य अपने बेटे के साथ टॉक सुनने आया है। आदित्य को तो अभी पता चला होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर मैं हूँ। मुझसे मिलने की कोशिश तो नहीं करेगा। शहर के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर है आदित्य का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो उसे भी पूरा हक है अपने बेटे के साथ टॉक सुनने का। पर मैं इस बात को लेकर क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो इस वक्त टॉक के लिए तैयार होना है।
जूही ने अपना टॉक सबसे पहले सबका अभिवादन से शुरू किया। उसके बाद उसने कहा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं खुद को मानती हूँ। मुझे जितनी बातें समझ आती है मैंने जीवन से सीखा है, वही बातें आपके समक्ष रखूंगी। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, सब लोग सहमत ना हो, सबके अपने अपने विचार होते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। टॉक के आखिरी में अगर आप लोगों को मुझसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, बच्चे भी पूछ सकते हैं। आज का टॉक केवल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा विवेक से नहीं, दिल से काम लेना पड़ेगा। आपको जो पसंद आप वही विषय चुनिए, किसी के दबाव में आकर कोई काम ना करें। अगर विषय ही आपको पसंद नहीं आएगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो अपने माता पिता से बैठकर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करने से कई बार कई समस्याएं हल हो जाती है। अपने माता पिता का सम्मान करें, परंतु माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों पर अपनी इच्छा न थोपे। बच्चों से पूछे कि उन्हें क्या पसंद है, कौन सा विषय उनको अच्छा लगता है, किसमें इंटरेस्ट है। माता पिता मेरी बात को अन्यथा नहीं ले। कई बार माता पिता के जो सपने पूरे नहीं होते बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, मगर सबसे पहले बच्चों से उनकी पसंद पूछ ले। अगर वो तैयार है तो ठीक है, अन्यथा आप उनके ऊपर दबाव मत बनाइए। आजकल बच्चे आज़ादी बहुत पसंद करते हैं, परंतु आज़ादी की परिभाषा भी तो जानना जरूरी है। आज़ादी वहीं तक सही है जहाँ तक आपके जीवन में आप खिलवाड़ न करें। कई बार माता पिता की बातें भी सुननी पड़ती है। हमारे समाज के संस्कार संस्कृति को भी मानना पड़ता है। बच्चों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप दिन भर इंटरनेट और टीवी पर अपना वक्त जाया ना करें। टीवी का वही प्रोग्राम देखिए जो स्वस्थ और मनोरंजन वर्धक हो। बहुत देर इंटरनेट और टीवी पर समय बिताने से समय भी बर्बाद होता है और आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। कई लोगों को कई तकलीफों से गुजरते हुए देखा गया है, जैसे आंखें खराब होना, कम उम्र में मोटे चश्मा लगना, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैकबोन में दर्द आदि आदि। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि करना आपको वही है जो आपको पसंद है। मैंने तो केवल अपने विचार बताए। इतना धैर्य के साथ मेरा टॉक सुनने के लिए आप सबको हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ही जूही ने टॉक बंद किया, एक लेडी ने अपनी सहेली से कहा, तुम्हें पता है ये सिंगल मॉम है और अनमेरिड है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी और प्रेग्नेंट हो गई। अब बड़ी बड़ी बात कर रही है। खुद ने तो इतना बड़ा पाप किया अपने जीवन में और हमारे बच्चों को शिक्षा देने आ गई। हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम काफ़ी है, इसकी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी लेडी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो इसने अपनी ज़िंदगी से सीखा होगा, बहुत ठोकर लगी होगी, बहुत चोट लगी होगी, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख गई। कम उम्र में बच्चों को कहाँ समझ में आता है, जब समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसने तो बातें कहीं बुरी नहीं है। हमें अभी से अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा। इसकी बातों से बच्चे कुछ तो सीखेंगे। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे तो इसकी बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। जिसका कोई चरित्र नहीं उसकी बातों में क्या दम है। बातें तो केवल बातें हैं, अभी भी पता नहीं क्या क्या करती है। सबके सामने आकर बहुत महान बनती है। मुंह बनाकर पहले लेडी ने कहा। इतने में भीड़ में से एक आवाज आई, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा बच्चों पर माता पिता को अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए, ऐसे में तो बच्चे भटक जाएंगे। बच्चों को इतनी समझ कहाँ होती है कि अपना विषय खुद ही चुन ले। आपका कहना उचित है, परंतु बच्चों की अपनी इच्छा भी होती है। बच्चों के साथ बैठकर आप डिस्कस करें, उससे पूछें कि उसे क्या करना है जीवन में, फिर दोनों मिलकर कोई निर्णय ले। ये निर्णय बेहतर होता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जूही ने समझाया। इतनी भीड़ में से आवाज आई, मेरा एक प्रश्न है। जूही ने देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नॉर्मल होकर जूही ने पूछा। आजकल के बच्चे तो, आजकल क्या, पहले के बच्चे भी तो माता पिता की कहाँ सुनते थे। अगर बच्चे नहीं सुने तो क्या करना चाहिए माता पिता को? क्या हमने माता पिता की सुनी थी? आदित्य का प्रश्न सुनकर थोड़ी देर के लिए जूही नर्वस हो गई। फिर स्वयं को संभालते हुए उसने उत्तर दिया, हो सकता है नहीं सुनी हो, तभी मैंने जीवन से कुछ सीखा है और उसी के आधार पर मैं बच्चों को बता पा रही हूँ। सबके जीवन की अलग अलग कहानी होती है। इंसान गलती करता है तो गलती से ही तो सीखता है। इसीलिए माता पिता से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को समय दे, उन्हें समझे, उनके साथ बैठकर डिस्कस करें, फिर निर्णय ले। कई बार माता पिता व्यस्तता के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, कैसी संगत है, इस बात की उन्हें जानकारी होती ही नहीं है। माता पिता चाहे कितनी भी व्यस्त रहे, बच्चों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह है, उन्हें जिस रूप में ढालना चाहे आप ढाल सकते हैं।
परंतु एक बार मिट्टी सूख जाए, जैसे मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकते, वैसे ही बच्चे अगर एक बार गलत दिशा में कदम रख ले तो उस कदम को सही दिशा में मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। मैंने अपनी बात कह दी, अब आप लोगों की इच्छा है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। मैं केवल अपना टोक दे रही हूँ, आप लोगों पर कोई दबाव नहीं बना रही हूँ। बच्चों का या माता-पिताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप लोगों ने इतना धैर्य के साथ मेरा टोक सुना। नमस्कार, हैव ए नाइस डे। जूही फिर स्टेज से निकल गई। जूही को जाते हुए देखकर आदित्य मन ही मन सोचने लगा, सही है जूही, तुमने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा, बहुत सी चोट दी मैंने तुम्हें चोट देकर मैं भी तो घायल हो गया, अभी भी मेरा घाव कहाँ सूखा है। पता नहीं मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कभी इस जन्म में कर पाऊंगा कि नहीं, परंतु मैं हारूंगा नहीं, अपनी कोशिश जारी रखूंगा। कभी तो समय मुझे मौका देगा अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए। तुम्हें देखकर मुझे गर्व हो रहा है जूही, और तुम्हारे हर बात से सच में दर्द टपकता है। लगता है अंदर से तुम बहुत आहत हो, तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इसी स्वाभिमान के कारण तुमसे प्यार के साथ साथ मन में सम्मान भी आ गया। तुमने अपना सम्मान खुद हासिल किया, किसी की मदद नहीं ली। हैट्स ऑफ यू जूही। जूही अपनी कार में बैठने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, जूही जूही प्लीज थोड़ी देर समय दो, मुझे तुमसे 2 बातें करनी है। आवाज को बात का अंदाज बहुत जानी पहचानी से लग रही थी, तो पीछे मुड़कर जूही ने देखा, सामने से आदित्य चलकर उसी ओर आ रहा था। वो ठिठक कर रुक गई, सोचने लगी, पता नहीं अब कौन से सवाल करने वाला है आदित्य। मैं जितना इससे दूर जाना चाहती हूँ, समय उतना ही करीब लेकर आता है। पता नहीं समय क्या चाहता है। करीब आकर आदित्य ने कहा, बहुत इम्प्रेसिव टॉक दिया तुमने जूही, इससे बच्चे और पेरेंट्स दोनों बहुत मोटिवेट होंगे। मुझे पता था तुम आज आने वाली हो, इसीलिए खासकर मैंने आज समय निकाला। वैसे भी निर्भय के लिए आना ही था, परंतु मैं रुकना नहीं चाहता था। जब फादर एल्बर्ट मैथ्यूज ने सुना कि तुम आ रही हो तो मैं रुक गया। थैंक यू इतनी अच्छी बातें बच्चों को कहने के लिए। मैंने तो सबके लिए कही है, आप अलग से मुझे थैंक यू क्यों दे रहे हैं। वैसे फादर एल्बर्ट मैथ्यू ने क्या कहा मेरे बारे में? फादर एल्बर्ट मैथ्यू से मेरा अच्छा रिलेशन है, कई बार मैं मिलता हूँ उनसे, आकर स्कूल के लिए डोनेशन वगैरह देता रहता हूँ, इसीलिए मुझे अच्छे से जानते हैं। वैसे भी मैं इस स्कूल का एक पास ब्राइट स्टूडेंट हूँ, इस नाते भी मुझसे उनका अच्छा रिलेशन है। कुछ दिन पहले आया था तो बता रहे थे एक मोटिवेशनल स्पीकर आने वाली है। मैंने नाम पूछा तो तुम्हारा नाम बताया। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सिंगल मॉम हो, फिर भी बहुत अच्छे से अपनी बेटी की परवरिश की और खुद को एक स्ट्रॉन्ग लेडी साबित करके दिखा दिया। ये सब फादर को सिस्टर मैरी ने बताया और उन्होंने मुझे बताया। आखिर तुम्हें मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में पता चल ही गया। बहुत समय से पता करना चाहते थे, पता कर ही लिया। अब कौन सा स्टेप लेने का सोचा है तुमने? जूही गुस्से से आपसे एकदम पर आ गई। मैं कोई भी स्टेप लेने का नहीं सोच रहा हूँ। तुम एक बेटी की माँ हो, ये जानकर खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा जैसा बदकिस्मत पापा और कौन होगा। मुझ पर तरस खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अपना बेटा है, फिर दुख काहे का? मेरी बेटी का कोई पापा नहीं है, वो सिंगल मॉम की बेटी है और उसकी केवल माँ ही है। अब मुझे जाना है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जूही प्लीज एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलने दो, मुझे उसके लिए कुछ करने दो। उसे अपने पापा के प्यार से अलग मत रखो। मुझे माफ कर दो, अब तो मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने दो। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। प्लीज जूही समझो। किसने कहा तुम्हारी कोई बेटी है? वो केवल मेरी बेटी है। मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। मेरी बेटी बनकर ही उसने जन्म लिया, केवल मेरी बेटी ही बनकर रहेगी। तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित किस तरह करना है मुझे नहीं मालूम, पर मेरी बेटी से मिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना, ये मेरी आखिरी बात है। गुस्से में जूही जाकर अपनी कार में बैठ गई और कार स्टार्ट कर दी। कार चलाते चलाते जूही मन ही मन सोच रही थी, मुझे अभी सीधा ऑफिस से जाकर सिस्टर मैरी से मिलना पड़ेगा। सिस्टर मैरी को मुझे कुछ आवश्यक बातें बतानी पड़ेगी। जूही ने अपनी कार स्कूल की ओर मोड़ दी। अचानक जूही को देखकर मिस्टर मैरी आश्चर्यचकित हो गई। आप यहाँ मिस जूही, आपका टॉक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव रहा। बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉक से। रियली यू आर वेरी नाइस मोटिवेशनल स्पीकर। बैठिए, बैठकर बातें करिए। टॉक सुनने आप आई थी क्या सिस्टर? मैंने आपको देखा नहीं। थैंक यू वेरी मच मेरे टॉक की तारीफ करने के लिए। मैं ऑफिस जा रही थी, परंतु आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए पहले आपसे मिलने आ गई। मैं आई थी मगर पूरा नहीं सुन पाई, काम था इसीलिए जल्दी निकल गई। बहुत अच्छा टॉक दिया आपने, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? सिस्टर मैंने आपसे कभी नहीं बताया कि लेखा के फादर कौन है। आज मैं सब कुछ आपको बताने आई हूँ। जूही कुछ परेशान दिख रही थी। आश्चर्य से सिस्टर मैरी ने कहा, क्यों, कोई बात हो गई क्या?
आप थोड़ी घबरा भी रही हैं। लीजिए पानी पी लीजिए, पहले शांत हो जाइए, फिर धीरे धीरे बताइए क्या बात है। पानी पीकर जूही ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। सिस्टर, आप बिजनेसमैन मिस्टर आदित्य चोपड़ा को जानती है? उनको कौन नहीं जानता। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक बहुत बड़ी कंपनी है, केवल दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में ही तो फेमस है। क्यों, उनके साथ कुछ हो गया क्या? सिस्टर, वही आदित्य चोपड़ा मेरी लेखा के फादर है, कहकर थोड़ी देर चुप हो गई जूही। आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई सिस्टर मैरी की। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक लेखा के फादर है और आप अकेले स्ट्रगल कर रही है, सुनकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ। सब कुछ कैसे हुआ? हम दोनों क्लासमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से हम दोनों में दोस्ती थी, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों ने एक साथ एमबीए भी लंदन से किया। लंदन से ही हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इंडिया में आकर भी हम एक साथ रहे। आदित्य मुझसे शादी करना चाहता था, मगर उसके फादर ने शादी नहीं होने दी। इस बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई, परंतु आदित्य के फादर ने मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया और आदित्य पर इतना प्रेशर दिया कि आदित्य ने उर्वशी से शादी की। वो शादी भी सफल नहीं हुई। उर्वशी ने 3 साल के बाद डिवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली। उर्वशी का एक बेटा भी आदित्य के पास, वो 7th क्लास में पढ़ता है। मेरी लेखा से 1 साल छोटा है। कहते कहते जूही रुक गई। ओ माय गॉड, उर्वशी आदित्य की वाइफ थी। इसका मतलब आदित्य अच्छा इंसान नहीं है। परंतु मैंने तो फादर एल्बर्ट मैथ्यू से सुना है, बहुत अच्छा इंसान है, हम्बल है, स्कूल को बहुत डोनेशन देता रहता है। आदित्य बुरा इंसान नहीं है, परंतु उर्वशी के साथ नहीं निभा पाया। उर्वशी ने बताया है कि आदित्य उर्वशी से कभी प्यार ही नहीं कर पाया, इसीलिए उर्वशी से नाराज होकर डिवोर्स ले लिया। इसका अर्थ यह है कि आदित्य अभी भी तुमसे प्यार करता है। उसे अपनी बेटी के बारे में पता है क्या? हाँ पता है, मुझे भी आज ही पता चला। उसने खुद ही आकर बताया कि फादर एल्बर्ट मैथ्यू ने ही उन्हें बताया। आपने शायद एल्बर्ट मैथ्यू को मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा। हाँ, एक बार फादर आदित्य चोपड़ा की तारीफ कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीच के बारे में बताया था। तुम्हारी लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात बताना जरूरी थी, क्योंकि फादर ने पूछा था कि आप इस तरह मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। ऐसी क्या बात हो गई कि आप घबरा रही है? आदित्य मेरी बेटी से मिलना चाहता है, अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है, मगर मैं नहीं चाहती आदित्य मेरी बेटी से मिले। वो केवल मेरी बेटी है, किसी और की नहीं। जिस हालात में उसने मुझे छोड़ा था, कोई और लड़की तो सुसाइड कर सकती थी। मेरे मॉम डैड ने मुझे सहारा दिया और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। दोबारा मैं आदित्य को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देना नहीं चाहती, इसीलिए कभी भी वो आकर अगर मेरी बेटी से मिलना चाहे तो आप परमिशन मत देना प्लीज़ सिस्टर। मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके फादर कौन है। परंतु इसमें बुराई क्या है मिस जूही? अगर आदित्य प्रायश्चित करना चाहता है तो करने दो। लेखा को भी अपने फादर का प्यार मिल जाएगा। मिस्टर आदित्य अगर चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे तो आपको कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपके मन में भी उसके लिए प्यार तो है, नहीं तो आप दोबारा शादी नहीं कर लेती। हमारे समाज में ऐसा कौन है सिस्टर जो मेरी जैसी लड़की से शादी करेगा? मेरे बारे में सुनते ही लोग दूर भागने लगते हैं। वो तो उर्वशी है जिसने अपनी कंपनी में मुझे जीएम बनाकर अपनी इतनी इज्जत दी। वो एक औरत है, इसीलिए औरत के दर्द को समझती है, वरना हमारा समाज तो पुरुष प्रधान समाज है। सबसे पहले अंगुली औरतों पर उठती है। जब मैं यंग थी तब मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। मॉम डैड ने समझाने का बहुत प्रयास भी किया, मगर मैंने कहाँ समझा। ठोकर लगी तो मुझे समझ आया जिंदगी का असली मायने क्या है। तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी सेटल हो सकती है आदित्य से शादी करके। अगर तुम चाहो तो मैं आदित्य से क्लियर बात कर सकती हूँ। मेरे बात करने से अगर कई जिंदगियों में खुशी आ जाए तो क्या बुराई है? नहीं सिस्टर, अब ये मुमकिन नहीं। जब तक आदित्य के डैड है तब तक तो संभव नहीं। जहाँ मुझे सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ मैं क्यों जाऊँ? जो चोट लगी थी वो बहुत गहरी थी, घाव अभी भी भरा नहीं है। अपने लिए नहीं, एक बार अपनी बेटी के बारे में सोच लेती तो अच्छा होता। मेरे हिसाब से एक बार सोचो, उसके मन में भी अपने फादर के लिए कई प्रश्न उठते होंगे, परंतु जवाब नहीं मिलता होगा। उसके मन में भी न जाने क्या क्या सवाल है। उसके साथ के बच्चे उससे पूछते होंगे फादर का नाम, परंतु वो बता नहीं पाती है। मेरे सामने कोई नहीं पूछता, मगर मेरे पीछे क्या होता है सब कुछ तो मुझे पता नहीं। कई बार तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है, ये दर्द मैं जानती हूँ। मैं भी बचपन में साथियों के प्रश्नों का सामना नहीं कर पाती थी और रो रोकर सिस्टर के पास चली जाती थी। सिस्टर अपने पास खींचकर मुझे सीने से लगा लेती थी, तब मेरा रोना बंद होता था। मैं भी कई बार लेखा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती हूँ, दिल बहुत दुखता है, मगर क्या करूँ सिस्टर। मुझे अपने मॉम डैड के लिए भी सोचना पड़ता है। मेरे फादर तब से बीमार है जब से मेरे साथ वो घटना घटी थी। आज तक मैं उन्हें पूरी तरह स्वस्थ नहीं कर पाई। बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, मगर डॉक्टर ने यही कहा कि वो मन से बीमार है, इसीलिए खुद ही स्वस्थ होना पड़ेगा।
उन्हें समझाकर हम हार गए। आजकल लेखा के साथ थोड़े खुश रहने लगे हैं, फिर भी बीच-बीच में सीने में दर्द होता रहता है। अगर आदित्य ने फिर से हमारी लाइफ में इंटरफेयर किया तो मेरे मॉम डैड दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मैं अपने मॉम डैड को खोना नहीं चाहता। अपनी खुशी के लिए बहुत जिया, अब मैं उनकी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ। प्लीज़ सिस्टर, आप समझिए। आदित्य को मेरी बेटी से मिलने मत दीजिए, ठीक है? आपकी परमिशन के बिना कोई भी उससे नहीं मिल सकता। मैंने सारी बातें जान ली, आप निश्चिंत रहिए, शांत होकर ऑफिस जाइए। देखा, मेरी भी बेटी है, मैं उसके साथ किसी भी तरह का बुरा नहीं होने दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए, मुस्कुराकर कहा सिस्टर मैरी ने। सिस्टर मैरी की बात सुनकर जूही को थोड़ा सा भरोसा हुआ, चेहरे पर रौनक आई। ठीक है सिस्टर, मैं जाती हूँ। लेखा जब स्कूल आती है तभी आदित्य मिल सकता है, अदरवाइज घर में तो कभी नहीं आ सकता, इसीलिए स्कूल की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मुस्कुराकर जूही ने विदा ली सिस्टर मैरी से। ऑफिस जाकर सबसे पहले जूही उर्वशी से मिली। जूही को देखते ही उर्वशी ने खुशी खुशी कहा, आओ आओ जूही, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? तुमने आज बहुत अच्छा टॉक दिया। इस बात के लिए हमने तो सोचा आज एक पार्टी हो जाए, क्यों चले किसी कॉफी हाउस में? राघवेंद्र ने भी यही कहा, वो तो तुम्हारा फैन हो गया। नहीं उर्वशी, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। टॉक देते समय तो बहुत मस्त थी, बहुत दमदार आवाज में बोल रही थी। गजब की कशिश है तुम्हारी आवाज में, अब क्या हो गया? आदित्य मिल गया था, अलग से आकर बधाई दे रहा था। फादर एल्बर्ट मैथ्यू से पता चला लेखा के बारे में, लेखा से मिलना चाहता है। क्या? आदित्य को पता चल गया? अब तुम क्या करोगी? आश्चर्य से पूछा उर्वशी ने। सिस्टर मेरी से मिलके आ रही हूँ, कहकर आई हूँ कि आदित्य कभी मिलना चाहे तो मिलने ना दे लेखा से। स्कूल के अलावा कहीं और मिल नहीं सकता। मैं भी नहीं चाहती मेरे जीवन में वो दोबारा इंटरफेयर करे। बुराई क्या है जूही? तुम्हारी लेखा को फादर मिल जाएगा, मेरे बेटे को माँ मिल जाएगी, 4 लोगों के होठों पर मुस्कान आ जाएगी। दोबारा सोचो जिंदगी के बारे में। जैसे मैंने सोचा है, इस तरह पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी? तुम कितने परेशान रहती हो मुझे पता है। अपने मॉम डैड को लेकर भी तो कितने परेशान हो। जब तक आदित्य के डैड है तब तक ये संभव नहीं उर्वशी। मेरे मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे। मेरे डैड फिर भी अभी जिंदा है, अगर आपको पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुमने सही कहा, आदित्य के डैड बहुत ही लालची इंसान है। वैसे भी तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में भी सोचना है। तुमने सिस्टर मैरी को बता दिया, अच्छे से अच्छा किया। चलो अपने केबिन में जाओ, चिंता मत करो, सिस्टर मैरी संभाल लेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत देते हुए उर्वशी ने कहा। अपने केबिन की ओर जाते जाते जूही यही सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य को अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगा, अपनी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करने दूंगी। बहुत हो चुका, अब इस चैप्टर को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आदित्य को एक दिन अच्छे से बताना पड़ेगा। उसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। उसकी तो ऐसी हालत है, गुस्सा करने लायक ही नहीं बचा है। ऐसे इंसान पर क्या गुस्सा करना जिससे मेरा कोई राता रिश्ता ही नहीं है। अच्छा है, जब भी सामने मिले तो उसे इग्नोर करना। मन ही मन दृढ़ निश्चय लेकर तेज कदमों से जूही अपनी केबिन की ओर बढ़ गई। आदित्य अपना बेटा निर्भय को घर के गेट पर छोड़कर सीधा ऑफिस निकल गया। उसके मन की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने माँ का सामना करने से कतराया। अपना बेटे निर्भय से केवल इतना कहा, बेटा तुम जाकर खाना खाकर घर में खेलो, दादी के साथ बातें करो, रात को घर में आने में देर हो सकती है, मेरे लिए इंतजार मत करना, अपनी पढ़ाई पूरी करके डिनर कर लेना, डिनर पर मेरे लिए इंतजार मत करना, दादी से भी कह देना मेरे लिए इंतजार न करे। पर डैड आप देर से क्यों आएंगे? आजकल तो आप मेरे लिए जल्दी घर आ जाते, मुझे आपके बिना डिनर करना अच्छा नहीं लगता। आज थोड़ी देर हो जाएगी बेटा, काम का प्रेशर है, जिद नहीं करते मेरा अच्छा बेटा, आज पापा की बात मान लो। जी डैडी, पर आप कोशिश करना जल्दी आने की। निर्भय घर के अंदर चला गया आदित्य ऑफिस की ओर। आदित्य जूही के व्यवहार को नॉर्मल तरीके से नहीं ले पा रहा था। जब से उसे पता चला कि उसकी एक बेटी है, तब से उसके मन में बेचैनी इतनी बढ़ गई कि खुद को नहीं संभाल पा रहा है। ऊपर से आज जूही इतनी तीखी बातों से उसके दिल को छलनी कर दी। जूही आज उसे बुरी तरह इग्नोर किया, इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहा था। पहले तो आदित्य को लगा किसी बार में जाकर बैठ जाए, फिर लगा नहीं, मुझे ऑफिस में जाकर देखना है क्या चल रहा है। इस तरह बार में जाकर बैठ गया तो बेहिसाब पी जाऊंगा, इससे मेरी जान पहचान वाले मुझे गलत समझेंगे। पूरा दिन आदित्य अपने केबिन से बाहर नहीं निकला। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं कितनी कप कॉफी पी गया। उसके बार बार कॉफी मांगने पर उसका कर्मचारी नित्यानंद आश्चर्यचकित था। मन ही मन सोच रहा था,
आज साहब को क्या हो गया, इतनी कॉफ़ी तो कभी नहीं पीते। खैर मेरा काम है उनके आदेश का पालन करना, मैं पालन कर रहा हूँ, मगर इतनी कॉफ़ी पीना भी तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो भड़क जाएंगे। अच्छा है चुप रहना, अपनी नौकरी अपने को प्यारी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ कहना चाहिए साहब से, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ, शायद मेरी बात माने। नित्यानंद कॉफ़ी देने की पश्चात चुपचाप खड़ा है। देखकर आदित्य ने पूछा, क्या बात है नित्यानंद, कॉफ़ी तो दे दी, क्यों खड़े हो, कुछ कहना है क्या? डरते डरते बातें चबाते चबाते नित्यानंद ने कहा, साहब बुरा नहीं मानना, दोपहर से आप पता नहीं कितनी कॉफ़ी पी गए। इतनी कॉफ़ी पीना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऊपर से आपने खाना भी नहीं खाया, खाली पेट कॉफ़ी पी रहे हैं। नित्यानंद की बात आज आदित्य को बहुत अच्छी लगी। नित्यानंद पराया होकर भी आज मेरे स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है, परंतु अपने कहने वाले कभी ये भी नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, आजकल तुम्हारा हाल क्या है। आदित्य अब भी जूही को अपना ही मानता, इसलिए उसकी बातों का इंगित जूही की ओर था। आदित्य ने एक मुस्कुराहट देकर कहा, तुमने गिनती कर ली मैंने कितने कप कॉफ़ी पी है? हाँ साहब, अब की बार वाली कॉफ़ी को लेकर 10 कप पी चुके हैं, और मत पीना, अब जाकर सीधे घर पर खाना ही खाना। दोपहर भी को आपने खाना नहीं खाया, खाली पेट कॉफ़ी पी रहे हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाएगी। नित्यानंद की बात सुनकर आदित्य जोर से हंस पड़ा। वो बहुत अच्छी बात है, सेहत को लेकर तुम बहुत अच्छी जानकारी रखते हो, मेरे बारे में इतना सोचा, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है नित्यानंद? आदित्य नित्यानंद की बात पर खुश हुआ, इसीलिए खुशी से पूछ लिया, साहब मैं, मेरी बीवी और 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटी। बेटा सबसे छोटा है, साथ में मेरी विधवा माँ भी रहती है। फिर तो तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, जितनी सैलरी है उसमें चल जाता है परिवार। बहुत मुश्किल से चल पाता है साहब, 3 बच्चे पढ़ते हैं, माँ बीमार रहती है, उनकी दवा दारू भी करनी पड़ती है। बच्चे कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कितने बड़े हैं? एक बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक बेटी एमबीए कर रही है, बेटा भी स्कूल में है। फिर तो बहुत खर्चा है तुम्हारा, कैसे चलाते हो? आजकल पढ़ाई का तो बहुत खर्चा है। जो मेरी बेटी एमबीए कर रही है उसके लिए हमने बैंक से लोन लिया है। एक बेटी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही है, उसका खर्चा इतना नहीं है, चल जाता है। बेटा भी स्कूल में, इसलिए उसका भी इतना खर्चा नहीं है। महीने के आखिर में जाकर हाथ में कुछ भी नहीं बचता। कभी कभी बच्चों की किताबें भी खरीद नहीं पाते हैं, तो बच्चे दूसरों से किताब लेकर नोट्स बना लेते हैं। मेरे तीनों बच्चे पढ़ाई में होनहार है, मैं चाहता हूँ तीनों अच्छी नौकरी करें, मेरी तरह चपरासी बनकर न रहे। बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे, तुम शिक्षा का महत्व समझते हो, बच्चों के लिए तुम इतना त्याग कर रहे हो, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी कोई आवश्यकता हो तो मुझसे कहना, झिझकना मत। आदित्य की बात सुनकर नित्यानंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी मेहरबानी है साहब, वरना आजकल कौन किसका ध्यान रखता है। आज से तुम बाबू का काम करोगे, कक्षा 10वीं तक तो तुम पढ़े लिखे हो, कर लोगे ने? जी साहब, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो पूछकर करूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, हाथ जोड़ते हुए कहा नित्यानंद ने। हाँ एक बात हो, तुम्हारी बेटी जो एमबीए कर रही है अभी कौन से ईयर में है? इस साल फाइनल ईयर में है साहब, कह रही थी फाइनल परीक्षा खत्म होते ही नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी। अच्छा एक दिन लेकर आना तुम्हारी बेटी को, मुझे उससे कुछ बातें पूछनी है, अगर सब सही लगा तो मैं अपने ऑफिस में उसे नौकरी दिला दूंगा, मुस्कुराते हुए कहा आदित्य ने। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है साहब, आप तो हमारे लिए भगवान जैसे ही हैं। मेरी बेटी को नौकरी लग जाएगी तो बैंक का लोन भी चुका देंगे। बेटी की जल्दी शादी मत करना, जब तक कोई अच्छा लड़का ना मिले तब तक पहले उसको कुछ साल नौकरी करने देना। बैंक का लोन चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी बेटी नौकरी करके छोटे भाई बहनों के लिए सहारा बन सकती है। जी साहब, मेरी बेटी शादी करना भी नहीं चाहती, अभी कहती है पहले अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ाऊंगी फिर शादी के लिए सोचूंगी। बड़ी समझदार लड़की है हमारी। तुम्हारी लड़की बहुत समझदार है, उसके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, पूरा करना जरूरी है। घड़ी को ओर देखते हुए आदित्य ने कहा। नित्यानंद से बात करके आदित्य थोड़ा फ्रेश हो गया था, इसलिए काम करने का मन बनाया। घड़ी 7:30 बजा रही थी। आदित्य ने सोचा, अब मुझे निकल जाना चाहिए, आज निर्भय को छोड़कर ही आ गया, मेरे लिए इंतजार करेगा डिनर के लिए। जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा डिनर नहीं करेगा। आदित्य कभी भी अपने पापा के साथ बैठकर डिनर नहीं करता, पहले अखिलेश चोपड़ा डिनर कर लेता, उसके पश्चात वो अपने बेटे और माँ के साथ बैठकर डिनर करता है। अखिलेश चोपड़ा इस बात को जानता है कि जब तक वो डाइनिंग टेबल पर बैठा रहेगा तब तक आदित्य टेबल पर नहीं आएगा, इसीलिए जल्दी से डिनर करके अपने कमरे में चला जाता है। आजकल आदित्य अपने डैड से बिल्कुल भी बात नहीं करता, बल्कि सामने जाने से ही कतराता है। कभी सामने पड़ भी जाए तो आंखें नीची करके निकल जाता। आदित्य के इस व्यवहार के कारण अखिलेश चोपड़ा मन ही मन घुटता रहता है। आदित्य बिजनेस भी अपने ढंग से चलाता है,
कभी अपने पापा से बिजनेस को लेकर कोई डिस्कस नहीं करता। डिनर करने के पश्चात आदित्य थोड़ी देर निर्भय के साथ बैठकर बातें करता है और दिन भर के उसके कार्यकलापों के बारे में पूछता है। निर्भय भी स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, सभी बातें पापा से शेयर करता है। आज स्कूल में जूही को मोटिवेशनल टॉक सुना। निर्भय ने पापा से इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर पाया। उसके मन में उथल-पुथल मच रहा था इस बात को लेकर कि पापा से टॉक के बारे में कुछ बातें डिस्कस करे। अच्छा पापा, आज जो मैम स्कूल में मोटिवेशनल टॉक दे रही थी उनका क्या नाम है? जिज्ञासावश पूछा निर्भय ने। अचानक निर्भय से ये सवाल सुनकर आदित्य क्या जवाब दे कुछ समझ नहीं आया तो चुप ही रहा। पापा को चुप देखकर निर्भय ने फिर पूछा, पापा आपने कोई जवाब नहीं दिया, बताइए ना क्या नाम है उनका? नाम से क्या करना है बेटा, उन्होंने जो अच्छे-अच्छे बातें कही वही सब बातें याद रखो और उस पर अमल करो। किसी की बातों पर अमल करने से पहले उसका नाम जानना बहुत आवश्यक है पापा। जब हम किसी महापुरुष की कोई बात पढ़ते हैं तो उसका नाम अवश्य जानने की कोशिश करते हैं। तुम तो बड़ी अच्छी-अच्छी बात सीख गए हो बेटा। तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर का टॉक इतना अच्छा लगा कि तुमने उसको इतना सम्मान दिया, फिर तो तुम्हें उनका नाम बताना ही पड़ेगा। स्कूल में किसी से तुम्हें उनका नाम नहीं बताया क्या? हाँ, किसी को कहते सुना था, मगर उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे याद भी नहीं है। उनका नाम जूही ओबरॉय है। जूही का नाम सुनते ही आदित्य की मानिशा चोपड़ा के कान खड़े हो गए। वो अधिक देर तक चुप नहीं रह पाई। उसने सवाल किया, जूही ओबरॉय वही जूही है क्या आदित्य? माँ के सवाल पर आदित्य फिर चुप हो गया। अपने बेटे के सामने क्या कहे क्या नहीं कहे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया आदित्य। हाँ मोम, वही जूही है। कौन जूही पापा? आप जूही ओबरॉय को जानते हैं क्या? निर्भय के बाल सुलभ मन में जिज्ञासा जाग उठी। थोड़ा बहुत जानता हूँ बेटा। आदित्य को समझ में नहीं आया, इसीलिए इस तरह जवाब दिया। फिर मैं उनसे एक दिन मिलना चाहता हूँ पापा। क्यों बेटा, उनसे मिलकर क्या करोगे तुम? जो इतनी अच्छी-अच्छी बातें करती है वो ज़रूर अच्छी होगी। मुझे मिलने की इच्छा है, फेस टू फेस। मुझे कई सवाल पूछना है उनसे। अब तक निशा सिंह निर्भय की बातें सुन रही थी। उसे अच्छा नहीं लगा कि वो जूही से मिले, इसीलिए उसने तुरंत कहा, निर्भय तुमने टॉक तो सुन लिया, अब मिलकर क्या करोगे? फिर कभी कहीं टॉक हुआ तो पापा तुम्हें लेकर जाएंगे, दोबारा सुन लेना। क्यों दादी, मिलने में क्या बुराई है? किसी अच्छे इंसान से मिलकर तो अच्छी-अच्छी बातें सीखी जा सकती है। नहीं, मुझे मिलना है। निर्भय जिद करने लगा। निर्भय का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने के लिए आदित्य ने कहा, कभी मौका मिलेगा तो जरूर ले जाएंगे बेटा, लेकिन अभी तो पढ़ने के लिए बैठो। बताओ आज क्या होमवर्क मिला है, क्या क्या पढ़ाया? पहले आप मुझसे वादा करो पापा, फिर मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए। अच्छा वादा रहा। कभी मौका मिलेगा तो जरूर ले जाएंगे। अब तो पढ़ने के लिए चलो। निर्भय और आदित्य उठकर अपने कमरे में चले गए। निर्भय और आदित्य के जाने के पश्चात निशा थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। न जाने कि उसके मन में फिर चिंता ने घर कर लिया। जूही फिर आदित्य से मिली, इसका मतलब जूही अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, स्कूलों में जाकर टॉक देती है। उसकी शादी हो गई या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा आदित्य की जिंदगी में आ जाए और फिर से हमारी जिंदगी में अशांति पैदा हो जाए। मुझे पता आदित्य के पापा कभी भी उस लड़की को अपने घर में जगह नहीं देंगे। मैं भी क्या सोच रही हूँ, इतने सालों तक वो कुंवारी नहीं थोड़ी बैठी होगी, शादी कर ही ली होगी, बाल बच्चे भी हो गए होंगे। मेरे मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? एक दीर्घ श्वास छोड़कर उठकर निशा अपने कमरे में चली गई। निर्भय के सो जाने के पश्चात भी आदित्य की आंखों से नींद कोसों दूर है। बार बार जूही का वो चेहरा सामने उभर आता है, जिन आंखों में केवल उसके लिए नफरत ही नफरत दिखाई दे रहा था। कितने रूखेपन से बात कही थी जूही ने। वे शब्द बार बार कानों में आकर टकराते हैं। आदित्य उठकर उस कमरे में चला गया जिस कमरे में उसकी शराब की बोतलें रखी रहती है। अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक के बाद एक कई पैक भी पी गया। पीते पीते कब वहीं पर लुढ़क गया उसे समझ नहीं आया। कमरे में लाइट जल रही है देखकर निशा अपने कमरे से बाहर आई। आकर देखा आदित्य सोफे पर बैठे बैठे ही सो रहा है। निशा समझ गई कि किसी कारण से आदित्य ने आज जमकर पिया है। आदित्य की जब सुबह आँख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। घड़ी की ओर देखा तो 9 बज रहा था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और सबसे पहले फ्रेश होने चला गया ताकि किसी और को ऐसा न लगे कि उसने रात को जमकर पिया है। निर्भय कहीं दिख नहीं रहा था, इसीलिए उसने समझ लिया कि दादी ने उसे तैयार करके स्कूल भेज दिया होगा। नहा धोकर फ्रेश होकर वो डाइनिंग टेबल पर गया तो देखा माँ बैठकर इंतजार कर रही है। वो समझ गया कि डैड भी नाश्ता करके ऑफिस निकल गए होंगे। उसे माँ की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रात का नशा नहीं उतरा है। वो चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगा, माँ से भी कोई बात नहीं की। निशा समझ गई कि आदित्य उससे बात करने में झेप रहा है, इसलिए उसने ही पहले बात की। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, इतनी देर से सोकर उठ रहे हो? अनजान बनते हुए निशा ने आदित्य से सवाल किया। आंखें नीचे करके खाते खाते उसने जवाब दिया, हाँ ठीक है, मगर आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? निर्भय ने भी आज मुझे नहीं बुलाया। निर्भय खाकर गया है ना?
निर्भय गया था तुम्हारे कमरे में, देखा तुम सो रहे हो इसीलिए ही नहीं उठाया। तैयार होकर मेरे पास आ जाना, अब इतना छोटा नहीं है, अपना काम खुद ही कर लेता है। मैंने उसे नाश्ता परोस के दिया है, खा के निकल गया। नाश्ता पूरा करके आदित्य उठकर जाने लगा तो निशा ने उसे रोक लिया। एक बात पूछनी है तुमसे बेटा। क्या बात है मॉम? कल क्या हो गया था? जूही से मिलकर आए थे इतना तो पता है, परंतु उसके बाद क्या हुआ? रात को इतना जमकर पिया, इतने दिनों के बाद निर्भय ने देख लिया होता तो क्या होता, उसके दिल पर क्या असर पड़ता? निशा चिंतित थी। आदित्य को लगा था रात को जमकर पिया, किसी को कुछ पता नहीं, मगर मॉम को सब कुछ पता है सोचकर गिल्टी फील होने लगी। आंखें नीचे करके उसने जवाब दिया, कुछ नहीं मॉम। कोई तो बात है बेटा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मन में कोई बात हो तो खुलकर बात करो मुझसे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इतनी पराई भी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। कहते कहते निशा की आंखों से आंसू छलक आए। मॉम, मुझे निर्भय के स्कूल के फादर से पता चला जूही की एक बेटी है। शादी हो गई, बेटी तो होगी ही ना, उसमें अलग से क्या बात है जिसके कारण तुम परेशान हो? शादी नहीं हुई उसकी, वो मेरी ही बेटी है। आदित्य की बात सुनकर निशा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। क्या बात कर रहे हो तुम? शादी नहीं हुई और बेटी हुई और तुम्हारी बेटी, ये कैसे संभव है? तुमसे तो बहुत सालों से कोई नाता ही नहीं है। यही तो बात है मॉम जो मुझे खाई जा रही है। जिस समय मैंने जूही का साथ छोड़ दिया था उस समय वो प्रेग्नेंट थी। उसने बहुत रिक्वेस्ट की थी मुझसे शादी करने के लिए, मगर पापा के दबाव में आकर मैंने उसका साथ छोड़ दिया, उसको मझधार में छोड़ दिया। मेरा मन बहुत मुझे कचोटता है इस बात के लिए। तुम कैसे पता कि वो तुम्हारी ही बेटी है? किसी और की भी तो हो सकती है। निशा के माथे पर शिकन थी। अगर आप इस तरह की बातें करोगी तो मैं आपसे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। डैड की तरह आपसे भी बात करना बंद कर दूंगा और एक दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा निर्भय को लेकर। जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर पूछती क्यों है? गुस्से से आदित्य का चेहरा लाल हो गया। आदित्य का गुस्सा देखकर निशा ने स्वयं को संभालते हुए कहा, अच्छा तो बिना शादी के ही उसने बेटी को जन्म दिया, परंतु तुम्हें कैसे पता? निर्भय के स्कूल के फादर अल्बर्ट मैथ्यू को जूही की बेटी के स्कूल के मेरी सिस्टर मैरी ने बताया। जूही ने ही सिस्टर मैरी को सब कुछ बता दिया है। वो मेरी ही बेटी है, परंतु जूही मुझे उससे मिलने देना नहीं चाहती। अगर मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने जो गलती की उसके प्रायश्चित करना चाहता हूँ। एक हस्बैंड होने की ड्यूटी तो निभा नहीं पाया, मगर एक फादर होने की ड्यूटी निभाना चाहता हूँ। कहते कहते आदित्य की आंखों के कोरे भीगने लगी। मिलकर क्या कर लोगे तुम? जूही को तो अपना नहीं सकते, तुम्हारे डैड कभी नहीं मानेंगे, उसे घर में लाने ही नहीं देंगे। घर में लाने का तो सवाल ही नहीं उठता मॉम। जूही मुझसे बहुत नफरत करती है, जीते जी वो इस घर में कभी नहीं आएगी। उसका भी स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, वो अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी, आजकल उर्वशी की कंपनी में जीएम बन गई है। वहाँ पर उसको बहुत इज्जत मिल रही है, मोटिवेशनल स्पीकर होने के कारण पूरे भारत में फेमस हो गई है। उसे अपना निश्चय ढूंढ लिया। गलती हम दोनों ने ही की है, मगर सजा वो अकेली भुगत रही है, और साथ साथ हमारी बेटी भी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ उसके साथ। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता। केवल डैड के दबाव के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा था, मगर उससे हुआ क्या? कई जिंदगियां आज दोहराए पर खड़ी है। निर्भय की माँ हमसे अलग हो गई, जूही जिंदगी बेटी के साथ अकेली गुजार रही है। ये सब किसके कारण हुआ? तुम लोगों का क्या जरा भी अफसोस नहीं है इन सब की बातों के लिए? डैड कब समझेंगे, कब सुधरेंगे? मेरी जिंदगी तो उन्होंने बर्बाद कर ही दी, कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। नहीं मोम, बहुत हो चुका। अब मुझे जूही से मिलना है, उसे अपनाना है, चाहे मुझे आप लोगों को छोड़ना पड़े, संपत्ति छोड़ना पड़े। एक सांस में सारी बातें कह गया आदित्य। उसके चेहरे पर हल्कापन दिख रहा था। अभी तुम ही ने तो कहा जूही तुमसे नफरत करती है, फिर कैसे उसे अपनाओगे? फिर निशा का प्रश्न। इसी चिंता के मारे तो मैं परेशान हूँ। जूही का आंखों में मेरे लिए जो नफरत की आग है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मैं झुलस रहा हूँ। कल मैंने उससे बात की थी, मगर वो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मगर वो मिलने देना नहीं चाहती। उसने तो स्पष्ट कह दिया है कि ये केवल मेरी बेटी है, किसी की नहीं। उसे मैंने जन्म दिया, मेरी बेटी के नाम से जानी जाए किसी धोखेबाज का नाम उसके साथ जुड़ने नहीं दूंगी मैं। ऐसे में तुम क्या करोगे? जब वो खुद ही नहीं मानती तो मुझे धीरे धीरे उसे समझना पड़ेगा। कभी ना कभी तो उसमें बदलाव आएगा। अगर नहीं भी आए तो मैं अपनी बेटी के लिए पिता का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मैं जूही और अपनी बेटी के लिए मरते दम तक इंतजार करूंगा। कभी ना कभी तो उसका दिल पिघलेगा। तुम लोग मेरे रास्ते में बाधा मत बनना, बाधा बनोगे तो अपना बेटा खो दोगे। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे रास्ते पर। तुम्हारे डैड को भी हम कुछ नहीं बताएंगे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, ब्लड प्रेशर और शुगर तो है ही, बीच बीच में सीने में भी दर्द होने लगता है। डॉक्टर ने कहा है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, इसीलिए टेंशन कम करने के लिए। परंतु टेंशन तो मरते दम तक साथ चलता रहेगा। ये टेंशन खुद ही अपने लिए क्रिएट किया है डैड ने,
उनको तो बहुत धन संपत्ति चाहिए थी, अब तो बहुत संपत्ति के मालिक है, फिर बीमारी क्यों नहीं ठीक हो जाती। अपने बेटे को तो खो दिया इसी लालच के कारण, और कितना जुल्म करोगे तुम लोग मेरे साथ। बच्चे इसी दिन के लिए पैदा करते हैं क्या माता पिता, परंतु मैं अपने बेटे को इस तरह नहीं पालूंगा। उसे जो अच्छा लगेगा वो करेगा, मैं कोई भी दबाव नहीं डालूंगी उस पर। तुम लोग मत कहना कि तुम्हारी संपत्ति का वारिस है वो। उसे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, उसे पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद जो होगा अच्छा लगेगा वो करेगा, उसके रास्ते पर बाधा नहीं बनने दूंगा किसी को भी। अपनी मोम के उत्तर का प्रतीक्षा किए बिना आदित्य दंदनाते हुए बाहर निकल गया। आदित्य के निकल जाने के पश्चात निशा बैठकर सोचने लगी, आदित्य का अगर उस समय जूही से शादी हो जाती तो इस तरह कई जिंदगियां बर्बाद नहीं होती, ना ही 2 बच्चे इस तरह अनाथ होते। निर्भय माँ के बिना जी रहा है और जूही की बेटी अपने पिता के बिना। ये तो बच्चों के साथ अन्याय हुआ, और ये अन्याय केवल और केवल आदित्य के पापा के कारण हुआ है। अब कुछ भी हो जाए मैं आदित्य का पक्ष ही लूंगी, निशा अभी सोच की दुनिया। अचानक मोबाइल बज उठा तो देखा ऑफिस के नंबर से फोन आ रहा है। तुरंत उसने कॉल रिसीव किया तो कोई अनजान व्यक्ति बोल रहा था, हेलो मैं मिस्टर चोपड़ा के ऑफिस से बोल रहा हूँ, उनका पीए। हेलो मैं उनकी मिसेज निशा चोपड़ा बोल रही हूँ, क्या बात है, आपका बेटा कहाँ पर? आपके बेटे को खबर देने के लिए कहा है साहब ने, अभी घर में नहीं है, आप मुझे बताइए क्या हुआ। अचानक उधर से आवाज आना बंद हो गई। निशा हेलो हेलो करती रही परंतु कोई आवाज नहीं आई। निशा ने फिर हेलो हेलो किया, उधर से आवाज आई, साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई, उन्हें अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा। घबराकर निशा ने पूछा, क्या हुआ साहब को? अचानक सीने में काफी दर्द हो रहा था तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। कौन से अस्पताल में ले गए? हम सीधा वहीं पहुंचते हैं, एम्स में। ठीक है हम पहुंच रहे हैं। फोन काटकर फटाफट निशा ने आदित्य को फोन किया। हेलो आदित्य। हेलो मोम, क्या हुआ? बेटा जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। अच्छा मोम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। फोन काटकर आदित्य फटाफट घर की ओर निकल पड़ा। घर के सामने जैसे ही आदित्य की गाड़ी आकर रुकी, निशा दौड़कर बाहर निकली और कहा, चलो जल्दी से चलो, अंश में शायद तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया है। ऐसा ही कुछ कह रहा था उनका पीए। अस्पताल पहुंचकर दोनों ने देखा सचमुच अखिलेश चोपड़ा को हार्ट अटैक आया, इसीलिए आईसीयू में भर्ती है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आदित्य ने जाकर डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया अचानक अटैक आया है, सब कुछ चेकअप करने के बाद पता चलेगा कि किस कारण से अटैक आया है। पेशेंट की हालत सीरियस है, अभी हम कुछ बता नहीं सकते, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। आप लोग तैयार रहना, बाईपास सर्जरी भी हो सकती है या ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, हम बाद में बताएंगे आपको। दिल्ली का सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन के द्वारा उनका इलाज हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, उम्मीद रखिए। डॉक्टर ने निशा और आदित्य को हिम्मत दी। जल्दी से चेकअप करके बताइए डॉक्टर की हुआ क्या है, घबराकर निशा ने कहा। चेकअप में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, आप लोग समझने की कोशिश करिए, हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा मामला कितना संगीन है। अभी तो उनको ऑक्सीजन दे रखा है, होश भी नहीं है, आप लोग बाहर बैठिए, जो भी खबर होगी हम दे देंगे। 2 दिन की कोशिश के पश्चात भी अखिलेश चोपड़ा को होश नहीं आया। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक था जो अचानक आया। अस्पताल लाते लाते हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर को जितनी कोशिश करनी थी कि मगर बचा नहीं पाई। शहर के बेस्ट हार्ट सर्जन के ट्रीटमेंट के बावजूद भी इतना धनवान अखिलेश चोपड़ा बच नहीं पाया। जिस धन संपत्ति पर अखिलेश चोपड़ा को बहुत गुमान था, न जाने किस किस रास्ते से चलकर कमाई हुई संपत्ति थी, आखिर किसी काम नहीं आई संपत्ति। मृत्यु ने उसका द्वार खटखटाया और लेकर चली गई। न जाने कितने गरीबों की बददुआ थी उसके साथ। गरीबों के शोषण के बिना तो कभी कोई अमीर बन ही नहीं सकता। क्या अमीर बनकर इंसान चिंता मुक्त हो जाता है या फिर बीमारी से बच जाता है? कहते हैं ना, चिंता इंसान को चिता तक ले जाती है। धन संपत्ति कमाना बुरी बात नहीं है, अगर सच के रास्ते पर चलकर कमाई जाए, मगर ऐसा विरले ही होता है। धन संपत्ति का नशा ऐसा होता है जो एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता। सामने वाले को कोई तकलीफ हो रही है या किसी का शोषण कर रहे हैं, इसकी खबर भी नहीं रहती। ये कह सकते हैं रहती भी है तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो शांति की बहुत आवश्यकता है। शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता। सुख और शांति दोनों तभी मिल सकते हैं जब आप अपनी आवश्यकताओं को, अपनी महत्वाकांक्षा को एक क्षमा के बाद पूर्ण विराम दे दें। अच्छा ही हुआ समय रहते आदित्य को ये बात जिंदगी ने सिखा दी। अब शायद उसकी जिंदगी उसे सही दिशा में चलने के लिए मदद करे। अगर वो सही दिशा में चलने लगेगा तो शायद शांति के साथ सुख भी प्राप्त कर पाएगा। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु वक्त ने इतना तो बता ही दिया कि अति महत्वाकांक्षा और गलत रास्ते पर चलकर संपत्ति कमाने से जीवन में सुख नहीं मिलता। जब तक शांति नहीं है सुख नहीं मिल सकता। तो दोस्तों आगे क्या होगा अब आदित्य की जिंदगी में और साथ ही जूही की जिंदगी में जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।